खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के हज मंत्री मोहसिन रजा ने एक बड़ा बयान दिया। हज यात्रा पर बोले मंत्री मोहसिन रजा, कोरोना के मद्देनजर इस बार हज यात्रा बहुत मुश्किल होगी। पूरे भारत और खासतौर पर यूपी से हज पर जाना नामुमकिन है। अभी तक सऊदी सरकार ने भारत सरकार से कोई संपर्क ही नहीं किया है। फिलहाल हज यात्रा पर लोग जाएंगे या नहीं, इस बात पर अभी संशय है। तो मोहसिन रजा की तरफ से यह बात कही गई। देखिए, इस बार हज को लेकर जो एक सवाल उठ रहा है, बार बार मीडिया के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हज होगा कि नहीं होगा। अभी तक सऊदी अरब सरकार ने भारत सरकार से कोई संपर्क नहीं किया है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी बात है कि जिसके लिए हम कह सकें कि हमारे लोग हज पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप कोरोना की स्थिति को देखें तो कोरोना की स्थिति को देखकर तो ये साफ है कि इस बार हज बहुत मुश्किल है। हमारे देश से, खास करके हिंदुस्तान से, उत्तर प्रदेश से लोगों का जा पाना मुझे तो लगता है नामुमकिन है, क्योंकि हम पूरा देश में कोरोना से लोगों को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सऊदी अरब सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि उनके यहाँ 20-25 लाख लोग अलग अलग देशों से आएंगे, उसमें भारत के भी 2 लाख लोग होंगे, तो उनको कैसे लेंगे और फिर उनका टीकाकरण होना, उनका कोरोना टेस्ट होना, तो ये एक अलग चुनौती होगी। तो चूंकि इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि इस बार हज हो पाना नामुमकिन होगा। और इसीलिए भारत सरकार ने हम सबको आदेशित किया है कि जिन आजमीन ने अपने रजिस्ट्रेशन किए थे हज को लेकर, अगर वो अपना पैसा रिफंड चाहते हैं तो फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, वो भर देंगे, वो हमें दे देंगे, हम उनका 100% पैसा रिफंड कर देंगे। भारत सरकार ने इस बात के लिए हमको बता दिया है, तो इसलिए हम जरूर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम उनका पैसा वापस कर देंगे। क्योंकि अब इस दौरान ना उनका कोई टीकाकरण हो पाएगा, ना मेडिकल टेस्ट हो पाएंगे, उसके साथ साथ कोरोना के टेस्ट, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं। तो इसलिए पहले सुरक्षित रखना सबको, सबकी जान बचाना, ये हमारे लिए प्राथमिकता होगी, सभी देशों के लिए होगी। तो वही उसी में हम सब लगे हुए हैं, पूरा देश लगा हुआ है, पूरे देश के हर राज्य लगे हुए हैं। इसलिए इस बार का हज हो पाना मुझे तो नहीं लगता है कि मुमकिन होगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। सीएम योगी के आवास पर पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने मुलाकात की। उसी दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। ये शिष्टाचार मुलाकात के दौरान की तस्वीर। सीएम योगी आदित्यनाथ और केशरीनाथ त्रिपाठी की बातचीत आपस में हुई है और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। फिलहाल मौजूदा हालात को लेकर भी बातचीत हुई है और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं केशरीनाथ त्रिपाठी। तो नोएडा में जान बचाने वाले अस्पतालों ने ही निगल ली एक महिला की जान। सुबह से लेकर घूमते घूमते हो गई रात, फिर भी अस्पताल में नहीं मिला इलाज, ना ही किया गया भर्ती। रात 8 बजे तक लेकर घूमते रहे 8 महीने की गर्भवती महिला को परिजन और किसी अस्पताल ने इलाज के लिए नहीं किया महिला को भर्ती। महिला ने शाम 8 बजे एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। परिजन आधा दर्जन अस्पतालों पर इलाज नहीं करने का आरोप लगा रही हैं। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी की रहने वाली थी महिला। डीएम ने गर्भवती महिला की मौत के दिए जांच के आदेश। अपर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह जांच सौंप दी गई है। गाजियाबाद के एक निवासी की इलाज यहाँ एक निजी चिकित्सालय में हो रही थी, जिसका रेफरल के बाद कुछ चिकित्सालयों ने मना करने का प्रकरण संज्ञान में आया है। यह बहुत गंभीर प्रकरण है। समस्त हॉस्पिटल्स को निर्देशित किया गया है कि निजी चिकित्सालयों भी सम्मिलित करते हुए कि कोई भी अगर इमरजेंसी केस है तत्काल उनको भर्ती करनी चाहिए। वो देश के किसी कोने से भी आए हो तो उनको तत्काल भर्ती करके इलाज करना उनका दायित्व है। इस प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त, राजस्व एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को करने के लिए कहा गया है। इसमें कोई भी यदि दोषी होंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जितने भी यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी निर्देशित किया जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी निर्देशित किया गया है। पुनः उनको कहा जाएगा कि यदि अगर ऐसे कोई इमरजेंसी पेशेंट्स को टर्न अवे करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आईएमए से भी
इस प्रकरण में वार्ता हुई है और उनसे भी अनुरोध किया गया है कि अगेन, क्योंकि जनपद गौतम बुद्ध नगर ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में है कि इमरजेंसी में पेशेंट्स कई जगह से आते हैं। इमरजेंसी पेशेंट्स को किसी भी दशा में किसी भी हॉस्पिटल द्वारा वापस नहीं किया जाएगा, ना ही उनको लौटाया जाएगा। तो वहीं नोएडा में गर्भवती महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। ये सूचना तो आप मुझे अभी दे रहे हैं। अब इसका हम पता लगाते हैं कि वो एम्बुलेंस में गई तो किस हॉस्पिटल पर गया, तो उसी हॉस्पिटल के MIC से पूछना पड़ेगा। मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है जितना सूचना आपने मुझे दी है। 7 अस्पतालों में गई थी वो नोएडा के। तो 7 अस्पताल का पता लगा ले कौन कौन से अस्पताल में गए हैं, कौन सा एम्बुलेंस था, और हमारे CMO को सूचना था कि नहीं, उसमें हमारे सरकारी अस्पताल पर था कि नहीं। तो उसके तह पर जाने के बाद जो भी कहीं कमियां होगी हमारे हॉस्पिटल से या कोई भी हॉस्पिटल से लिखित कंप्लेंट मिल जाएगा तो उसकी कार्रवाई करेंगे। अब ये के लिए राहत भरी खबर है। एक मंत्री सुरेश खन्ना की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेरठ में कोरोना मरीजों के संपर्क में आए थे मंत्री और फिलहाल होम क्वारंटाइन है ये मंत्री सुरेश खन्ना, और उनकी राहत भरी खबर यह है कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मंत्री सुरेश खन्ना की रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ऐसे में ये राहत भरी खबर। मेरठ में कोरोना मरीजों के संपर्क में आए थे मंत्री, इसके बाद से ये शक जताया गया था, आशंका थी, यही वजह थी कि उनका टेस्ट किया गया। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि सुरेश खन्ना नेगेटिव हैं। तो ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या जानकारी लगी है? एक जो रिपोर्ट आनी थी वो नेगेटिव आई है। देखिए, कल सैंपल दिया था SGPGI को मंत्री सुरेश खन्ना ने, और जिस तरीके से मेरठ और मुरादाबाद का जो उनका दौरा था और उस दौर में कुछ इन्फेक्टेड मरीजों के संपर्क में आने की बात सामने आई थी, इसके बाद वो होम क्वारंटाइन हो गए थे और अपना सैंपल उन्होंने कल SGPGI भेजा था। रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। ये राहत भरी खबर है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के लिए, क्योंकि सुरेश खन्ना के पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, खासतौर पर चिकित्सा शिक्षा का विभाग जिसके अंदर तमाम सारे मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, वित्त विभाग जिसके माध्यम से तमाम सारे वित्तीय फैसले होने हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, तमाम प्रमुख बैठकों का वो हिस्सा रहते हैं। तो ऐसे में उनकी तबीयत को लेकर के एक चिंता थी, सरकार के अंदर पैनिक था। लेकिन ये राहत भरी खबर है सरकार के लिए भी, बीजेपी के लिए भी उत्तर प्रदेश में, कि उनके कदावर नेता की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है और अब वो सामान्य तरीके से जो भी प्रोटोकॉल होगा उसके तहत अपना कामकाज जो नए सिरे से फिर से शुरू कर पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब आपको जानकारी दे दें कि 8 जून से खुल जाएंगे चिड़ियाघर। एक बार फिर से दर्शकों के लिए तैयार है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। 8 जून से दर्शकों के लिए ये खोला जाएगा। लखनऊ जू खोल दिया जाएगा। लखनऊ जू के डायरेक्टर RK सिंह ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। विंडो टिकट की जगह सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही मिलेंगे। चिड़ियाघर डायरेक्टर की तरफ से कहा गया 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को एंट्री नहीं होगी। बीमार गर्भवती महिलाओं के प्रवेश पर कुछ दिन प्रतिबंध रहेगा। पान, तंबाकू, गुटखा और खाद्य सामग्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्राणी उद्यान में थूकने पर यहां पर जू के अंदर जुर्माना भी लगेगा। फिलहाल डायरेक्टर की तरफ से तमाम जानकारियां दी गई। गेट पर थर्मल स्कैनिंग के में स्वास्थ्य न पाए जाने पर एंट्री नहीं मिलेगी। अब 3 शिफ्ट में खोला जाएगा लखनऊ का प्राणी उद्यान। हर पारी के बाद पूरा उद्यान सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की समय सीमा को 4 बार बढ़ाया था। यही कारण है कि तमाम जगहों को बंद किया गया था। खासकर उन जगहों को बंद किया गया था जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, चाहे वो सार्वजनिक पार्क हों या फिर चिड़ियाघर हों। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ प्राणी उद्यान में, जिसे वाजिद अली प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाता है। लॉकडाउन के दौरान ये पूरी तरीके से बंद था। हालांकि आने वाली 8 तारीख से इसको दर्शकों के लिए फिर से खोला जाएगा, ताकि जो लोग शौकीन हैं जानवरों को देखने के, पशु पक्षियों को देखने के लिए, वो एक बार फिर से लखनऊ प्राणी उद्यान आकर यहाँ आनंद उठा सकते हैं। बात करें टिकट की, तो टिकट ऑनलाइन कर दिया गया है। 3 पालियों में जो प्राणी उद्यान है उसको खोला जाएगा। साफ तौर पे तमाम तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चिड़ियाघर में आएगा वो मास्क पहने रहेगा। उसके अलावा गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है।
ताकि अंदर आने वाले प्रत्येक दर्शक को, प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पर पहले खुद को सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद ही उसको चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। उसके अलावा साफ तौर पे ये भी दिशा निर्देश हैं कि चिड़ियाघर में आने वाले लोगों को किसी भी बाहरी खाने पीने की वस्तु को लाने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। ऐसे में जो चिड़ियाघर के शौकीन लोग हैं जो घूमने आते हैं चिड़ियाघर, उनके लिए खुशी की बात भी है और साथ भी ये भी कहा जा सकता है कि पिछले 2 महीने से चिड़ियाघर बंद है। ऐसे में यहाँ पर भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा रहा है। हालांकि जो चिड़ियाघर प्रशासन है, जो चिड़ियाघर के अंदर जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी पूरी देखरेख करता रहा है। समय समय पर उनका जो निरीक्षण है, परीक्षण है, वो भी कराया गया है ताकि चिड़ियाघर के जो जानवर हैं पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। लखनऊ से न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए नीलेश चौहान। तो नोएडा में जिम संचालकों का प्रदर्शन हुआ। नोएडा के सेक्टर 29 में जिम संचालकों ने प्रदर्शन किया। अनलॉक के दौरान जिम नहीं खुलने से की परमिशन न मिलने से ये परेशान है। लॉकडाउन की वजह से पिछले 3 महीने से बंद है जिम। जिम संचालकों के साथ ट्रेनर भी कर रहे हैं प्रदर्शन। शराब की दुकान खोलने की अनुमति के बाद जिम खोलने की परमिशन नहीं मिली। जिम संचालकों की मांग, सरकार जल्द दे जिम खोलने की परमिशन। लॉकडाउन में जिम बंद होने की वजह से आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है, ये जिम संचालकों की तरफ से कहा गया। अनलॉक में जिम नहीं खोले जाने को लेकर ये बात कही गई और लॉकडाउन की वजह से पिछले 3 महीने से जिम बंद है। ऐसे में जिम संचालकों की तरफ से ये कहा गया कि जो जिम का खर्चा है, जो जिम का किराया है, वो सब देने में वो असमर्थ हैं और ऐसे में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। तो नोएडा के अंदर ये जिम संचालकों ने धरना प्रदर्शन किया और इसी के साथ ये भी मांग की है कि उनको भी अनलॉक के दौरान जिम खोलने की परमिशन दी जाए। लॉकडाउन की वजह से पिछले 3 महीने से जिम बंद है और नोएडा में जिम संचालकों ने यह प्रदर्शन किया। नोएडा सेक्टर 29 के अंदर जिम संचालकों का प्रदर्शन रहा, ट्रेनर्स भी उनके साथ। 4-5 महीने से कोई इनकम नहीं है। जो हम रेंट पे रहते हैं वो हमारा रेंट जा रहा है, जो हमारे घर में खर्चे हैं वो पूरे खर्चे हो रहे हैं। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरा मेडिकल क्लेम था। आज की डेट में मैं ऐसी हालत पे हूँ, या तो मैं सुसाइड कर लूँ या अपनी बीवी को सुसाइड करा दूँ, क्योंकि ना मेरे पास ऑपरेशन करने के लिए पैसे हैं, ना मैं कहीं जा सकता हूँ। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में जाऊँगा तो नॉर्मल डिलीवरी तो होगी नहीं, क्योंकि अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ डिलीवरी से 40 से 50 हज़ार रुपये लग जाएंगे और मेरे खाने के लाले पड़े तो मैं ऑपरेशन कहाँ से करा लूँ। हमारे जिम ओपन कर दी जाए, हमें काम मिले, हम रोज़गार नहीं, और हम हेल्थ, लोगों के हेल्थ ठीक करते हैं। आज हम खुद इतने डिप्रेशन में हैं, जो लोगों को डिप्रेशन में से निकाल देते, हर एक बंदा डिप्रेशन में, जिसका जिम बंद है या जो ट्रेनर है, जो वहाँ पे हाउसकीपिंग का काम भी करता है, वो भी डिप्रेशन में है। देखिए, जब भी करेंगे हम शांतिपूर्ण आंदोलन ही करेंगे जब भी, क्योंकि हम ट्रेनर्स हैं, हमारे अंदर पैशन भी है और हमारे अंदर पेशेंस भी है। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम कोई अशांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे ही नहीं। हम जो भी बात सरकार से करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। नोएडा से हूँ, मैं जिम में काम करता हूँ और पिछले 5 साल से मैं इसी में काम कर रहा हूँ नोएडा के अंदर। पहले फरीदाबाद में भी करता था। मेरा ये कहना है कि 5 महीने हो चुके हैं आज, मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब मैं कभी घर में कोई तबीयत खराब हो जाए, 60-70 साल के मेरे माँ बाप है, अब उनका रोज़ का मेडिसिन का खर्चा है, वो मैं कहाँ से ला कर दूँ। अब उनको भी चाहिए कि मैं कुछ करूँ, मेरे बच्चे हैं, उनके दूध के लिए वो पैसे चाहिए, कहाँ से लेकर आऊँ मैं वो पैसे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका है। बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, कहाँ से ला कर दें। अकाउंट में कुछ है नहीं, या तो सरकार को ये संवाददाता विनायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, जिस तरह से सुना नोएडा के अंदर भी ये तमाम जो प्रदर्शन किए गए और तमाम संचालकों का ये कहना है कि अगर जिम नहीं खोली गई तो उनके आगे मरने तक की स्थिति हो जाएगी। प्रशासन की तरफ से कोई उनको आश्वासन या प्रशासन से मुलाकात उनकी हुई हो? जी, आपको बता दूं कि जिम ट्रेनर और जिम संचालक डीएम से भी कई बार मिल चुके हैं और उनको अवगत करा चुके हैं कि सर आपने वाइन शॉपें खोल दी हैं और बियर शॉपें खोल दी हैं, पर ये जिम क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। अगर ये जिम खोल दिया जाए तो कितने लोगों को फिटनेस का जो है वो भी जिम के द्वारा ही चलता है और हमारे घर के जितने भी लोग हैं वो जिम खोले गए हैं तो कम से कम हमारे घर का खर्चा भी जिम से ही चलता है। और ऐसे ऐसे कई बड़े जिम भी है जिनका लाखों का किराया है, तो 3 महीने से बंद है। जिम वाले इसलिए भी परेशान है कि उनके ऊपर किराया चलता चला जा रहा है मालिकों का, और उनकी तरफ से, मालिक की तरफ से इनके ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि जिम पे रेंट दिया जाए।
अगर जिम में लोग ही नहीं आएंगे काम करने के लिए तो ये उन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे? अपने घर को भी देखना है, जिम का भी देखना है। तो इस चीज को लेकर के डीएम की तरफ से इनको आश्वासन ही मिला था, पर अभी तक कोई आदेश नहीं मिला था। तो इसी इन्होंने आज प्रदर्शन किया है और इनका साफ तौर पर कहना, अगर प्रशासन आगे भी हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम इसी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक प्रशासन नहीं मानेगा, जब तक हम ऐसी अलग अलग जगह प्रदर्शन करते रहेंगे। आज हम नोएडा के सेक्टर 29 गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इन्होंने प्रदर्शन किया है। अगर अगली बार ये नहीं मानेंगे तो हम इनके डीएम के आवास पे जाकर के वहां पे प्रदर्शन करेंगे। तो इनका साफ तौर पे आदेश है कि अगर हमें जिम खोलने के आदेश नहीं देंगे जब तक हम ऐसी अलग अलग दिन या अलग अलग वीक में ये प्रदर्शन करते रहेंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, 3 फरार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चित गांव जौला का यह मामला है। ऑन डिमांड अवैध हथियार बनाते थे ये शातिर बदमाश से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जौला गांव के में महीने में 2 अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़ी जाती हैं। ये एक तमंचा 2500 रुपए में बनाते हैं। आरोपी बदमाश गिरिजाशंकर त्रिपाठी सीओ बुढ़ाना की तरफ से तमाम जानकारी दी गई। ये कल 5 तारीख को इंस्पेक्टर बुढ़ाना कुशल पाल सिंह को इन्फॉर्मेशन मिली कि जोला के जंगल में ईंट का खेत है, उसमें असलहा बना रहे हैं कुछ बदमाशान, शातिर किस्म के असलहा तस्कर हैं। इस इन्फॉर्मेशन पे इंस्पेक्टर बुढ़ाना और चौकी इंचार्ज गढ़ी शेखावत, चौकी इंचार्ज कस्बा अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने मौके पर रेड की। 2 अभियुक्त वहाँ मौके पर पकड़ गए, 2 मौके से फरार हो गए। जो पकड़ा गया उसका नाम है आसिफ और दूसरा जो है एहसान है। आसिफ जोला का ही रहने वाला है, एहसान बुढ़ाना कस्बे का है, नई बस्ती का। ये बड़े शातिर किस्म के अपराधी हैं और इनके पास से करीब 5 315 बोर के तमंचे, 5 जो है वो 12 बोर के मस्कट, 315 बोर के 3 अधवने तमंचे, बाडी तमंचा 8, नाल 12 बोर की छोटी और बड़ी 17 मिली है। नाल 315 बोर 11 ड्रिल मशीन, 1 शिकंजा, ग्राइंडर, आरी इत्यादि जो है वो उपकरण जो असलहा बनाने में काम आते हैं, ये सारी चीज़ों की बरामदगी हुई है। बाकी 2 इनके जो फरार अभियुक्त हैं वो मेन उसके मास्टरमाइंड हैं, वो असलहा बनाने के वो एक्सपर्ट हैं। ये तो दोनों कैरियर थे, असलहा बेचते थे। वो अभी पकड़े जाएंगे तो उनसे और भी जानकारी कि कहाँ उन्होंने असलहा बना के किनके माध्यमों से बाहर कहाँ बेचा है। ये कल 5 तो वहीं प्रयागराज में दिन दहाड़े महिला से लूट हुई है। रिटायर्ड बीडीओ की पत्नी से चेन स्नैचिंग हुई है। थाना झूंसी के आवास विकास कॉलोनी के सनसनीखेज वारदात सामने आई। महिला से लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो यह प्रयागराज का मामला जहां पर महिला से लूट की गई है। रिटायर्ड बीडीओ के परिजन से ये लूटपाट की गई है। फिलहाल महिला से लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। प्रयागराज का मामला है। प्रयागराज में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आपको बता दें, रिटायर्ड बीडीओ के परिजन से ये मारपीट करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आलोक मालवीय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, का दिन दहाड़े महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी इसके विषय में? जी देखिए, जिस तरह से प्रयागराज में अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होने के साथ ही पुलिस जितने भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर रही है, पकड़ रही है या तो उनका चालान करके सीधे उन्हें जेल भेज रही है। तो प्रयागराज पुलिस इस समय जो अपराधी हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने का भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन अपराधियों का जो हौसला है वो अभी पस्त नहीं हो पाया है। जिसका ताजा तरीन उदाहरण जो देखने को मिला है वो झूंसी थाने के पास देखने को मिला है। रिटायर्ड बीडीओ अधिकारी हैं, उनकी पत्नी शाम को
खाना खाने के बाद टहल के वापस आकर बैठी थी अपने घर के बाहर। उसी दौरान जो बदमाश आए हैं और बदमाशों ने इन महिला के जो गले से चेन है उसको छीनी है और छीन कर रफ्तार से फरार हो गए हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो महिला है, बुजुर्ग है, वो अपने घर के पास बैठी थी और जब उनसे चेन छीनी गई तो उनका गला भी कट गया, उनके गले में खरोच के निशान आए और वो जमीन पर गिर गई है, जिससे उनको चोट भी आई है। तुषार, तो जो अपराधी हैं उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं, लेकिन पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द पुलिस का कहना है कि हम इस जो चेन स्नेचर है इसको गिरफ्तार कर लेंगे और सलाखों के पीछे भेज देंगे। जी तुषार। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।